रवि अपने दोस्त दिनेश के साथ पठान बस्ती की 2-3 गलियों को पार कर जब बंद गली के दाईं ओर के छोटे से मकान के सामने पहुंचा तो वह उदास लहजे में बोला, भाई, ऐसा लगता है जैसे सालों से यह मकान खाली पड़ा है। अरे, यह भी तो सोचो कि इसका किराया महज 1,000 रुपए महीना है। शहर की अच्छी कॉलोनियों में 3,000 रुपए से कम में तो आजकल कमरा नहीं मिलेगा। यहां तो साथ में रसोई भी है। हाँ, ये बात तो ठीक है। अभी यहीं रह लेते हैं, बाद में देख लेंगे। दूसरे दिन शाम को थोड़ा सा सामान एक रिक्शे पर लाद कर रवि वहां आ पहुंचा। ताला खोलकर कमरे में आया। उदास मन से फोल्डिंग चारपाई बिछाकर कमरे और रसोई घर में झाड़ू लगाई। कुछ देर बाद रवि दरवाजे को ताला लगाकर गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान की ओर जाने ही लगा था कि उसकी नजर सामने वाले 2 मंजिला मकान के बाहर टंगे बोर्ड की ओर उठी, जिस पर लिखा था, पंडित अवध किशोर शास्त्री, 5 पुश्तों से ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ, तंत्र मंत्र साधना द्वारा वशीकरण करवाना, रोग निवारण, बंधे कारोबार में उन्नति, प्रेम विवाह करवाने के लिए शीघ्र मिले। रवि ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी सामने वाला दरवाजा खुला। 24 से 25 साल की सांवले रंग की एक औरत ने बाहर झांका तो रवि के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान उभर आई। वह बोला, नमस्ते, मैंने यह सामने वाला कमरा किराए पर लिया है। नमस्ते। वह औरत थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराई। यह बोर्ड, यह नाम मैंने कहीं और भी पढ़ा है। रवि ने उस औरत के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए पूछा, जरूर पढ़ा होगा। मेरे पति का दफ्तर बस अड्डे के सामने है। ज्यादातर लोग उनसे वहीं मिलते हैं। कहकर वह औरत फिर मुस्कुराई। क्या आपकी भी कोई समस्या है? रात को या सुबह यहीं पंडित जी से बात कर लीजिएगा। वैसे आपका नाम? रवि। और आपका? सुधा। अच्छा, चलता हूं, फिर मिलेंगे। कहता हुआ रवि आगे बढ़ गया। नुक्कड़ की दुकान पर चाय पीते समय रवि की उदासी काफी हद तक दूर हो चुकी थी। अपने सामने वाले मकान की उस औरत को देखने के बाद वह काफी खुश नजर आ रहा था। रात को रवि दरवाजे पर ताला लगा रहा था कि सामने वाले मकान के समीप एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिससे एक छोटी धारी पंडित नुमा अधेड़ उम्र का शख्स नीचे उतरा। उसी समय 10 से 11 साल का एक लड़का और उससे 2 से 3 साल बड़ी एक लड़की बाहर निकल कर आई। दोनों एक साथ बोल उठे, पापा जी, नमस्ते। उस शख्स ने उन दोनों बच्चों के गाल थपथपाते हुए पीछे मुड़कर रवि की ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, इस मकान में आप ही नए किराएदार आए हैं। इसके मालिक तेजपाल का मुझे फोन आया था। अच्छा हुआ आप आ गए। काफी समय से यह घर खाली पड़ा था। आइए भीतर बैठते हैं। सुधा, 2 कप चाय लाना। बिना किसी नानुकर के रवि उस शख्स के पीछे पीछे भीतर जा पहुंचा। दोनों एक सजे धजे कमरे में जाकर बैठ गए। रवि ने पूछा, आप ही पंडित अवध किशोर जी हैं? हाँ, वैसे मेरा दफ्तर बस अड्डे के सामने है। तभी सुधा चाय लेकर आ गई तो पंडित जी ने परिचय कराया। यह मेरी पत्नी सुधा है और यह सामने वाले मकान में नए किराएदार आए हैं। नमस्ते। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। सुधा के बाहर जाते ही पंडित जी ने पूछा, आपका परिवार कहाँ रहता है? जी, क्या कहूं, माम बाप बचपन में ही गुजर गए। चाचा चाची ने घरेलू नौकर बनाकर पाला पोसा। गांव में मेरे हिस्से की जो थोड़ी सी जमीन थी वह भी उन्होंने हड़प ली। बस यही समझिए कि दर दर की ठोकरें खाता हुआ न जाने कैसे आपके शहर में आ पहुंचा हूं। किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो? पंडित जी ने पूछा। जी, भानु सैनिटरी उद्योग में। देखो, इंसान को घर जरूर बसाना चाहिए। अकेले आदमी की जिंदगी भी भला कोई जिंदगी होती है। अब मुझे देखो, 5-6 साल पहले पत्नी गुजर गई। दोनों बच्चों के पालने की समस्या खड़ी थी। फिर घर की जिम्मेदारियां भी थीं और जीवन साथी की जरूरत का एहसास भी था। 42 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। ढूंढने पर गरीब घर की सुधा मिल गई, जो हर लिहाज से नेक पत्नी साबित हो रही है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 27 से 28 साल होगी, रवि उदास लहजे में बोला। पहले मैं नूरा बस्ती में रहता था। वहां एक लड़की पसंद भी आई थी, पर वह किसी पढ़े लिखे बाबू की पत्नी बनना चाहती थी। हालांकि उसका बाप हमारी फैक्ट्री में ही नौकरी करता है, लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर घमंड है। अरे भाई, देखने में तो तुम भी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त नौजवान हो। पंडित जी हंसते हुए बोले, कहो तो उसी लड़की से तुम्हारे फेरे डलवा दें। क्या
ऐसा मुमकिन है क्या? रवि को तो जैसे मुंहमांगी मुराद मिल गई। बेटा, मैं ज्योतिष का ही नहीं, तंत्र मंत्र का भी अच्छा माहिर हूं। ऐसा वशीकरण मंत्र दूंगा कि वह लड़की तुम्हारे कदमों में लिपटती नजर आएगी। सच? रवि ने खुशी से झूमते हुए पूछा। क्या आप आज यानी जल्दी ही वह वशीकरण मंत्र मुझे दे सकेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाने पर वह किसी दूसरे शख्स की दुल्हन बन जाए। अरे, मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। पंडित जी ने उसकी ओर देखा। जी। रवि, बहुत अच्छा। अभी कहां जा रहे हो? मैं ढाबे पर खाना खाने, घर पर खाना नहीं बना सकता मैं। चलो, आज हमारे साथ ही खा लेना। पंडित जी ने पत्नी सुधा को आवाज लगाई। थोड़ी देर में भोजन की 2 थालियां ले आना। रवि भी मेरे साथ ही खाना खाएंगे। पंडित जी, आप बेकार में तकलीफ कर रहे हैं। मुझे तो ढाबे पर खाने की आदत ही है। वैसे आपने जो वशीकरण मंत्र की बात कही है, उसकी फीस कितनी होगी? कल शाम को मेरे दफ्तर आ जाना, वहीं फीस की बात कर लेंगे। तुम तो अब हमारे पड़ोसी हो, काम हो जाने पर मुंहमांगा इनाम लेंगे। भाई, तुम्हें मनपसंद पत्नी मिल जाए, यही हमारी फीस होगी। वैसे ज्यादा क्या, शगुन के तौर पर 1100 रुपए दे देना। तभी सुधा भोजन की 2 थालियां लेकर आ गई। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद रवि को उस रात गहरी नींद आई। अगले दिन शाम के 6 बजे रवि पंडित जी के दफ्तर जा पहुंचा। उन्होंने उसके लिए फौरन चाय मंगवाई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कागज का एक टुकड़ा पंडित जी ने रवि के सामने रखा। मैंने वशीकरण मंत्र पहले ही लिख रखा था, इसे ठीक से पढ़ लो। यह तो साधारण सा मंत्र है। रवि ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अब इसके जाप की विधि? हाँ, वही बताने जा रहा हूं। इस खाली जगह पर उस लड़की का नाम लिख देना, वही बोलना है। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खाली जगह पर मधु का नाम लिया तो पंडित जी मुस्कुराए। लड़की का नाम तो काफी अच्छा है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे तुम्हारी ड्यूटी तो शिफ्ट में होगी। नहीं, आजकल मैं मैनेजर साहब के दफ्तर में चपरासी की ड्यूटी बजा रहा हूं, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इसमें कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। अब ध्यान से सुनो। हर रोज रात को सोने से पहले एक माला फेरनी होगी। 40 दिनों तक इसी क्रम को दोहराना है। तुमने क्या बताया था, वह लड़की नूरा बस्ती में रहती है? जी हाँ। जब भी रात को माला फेरने बैठो तो तुम्हारा चेहरा उस लड़की के घर की दिशा में ही होना चाहिए। दिशा का ठीक ठीक अंदाजा है ना? जी हाँ। बस अब तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ। हर दूसरे चौथे दिन मधु की गली के चक्कर लगाते रहना। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे प्रति उसकी चाहत किस कदर बढ़ती चली जा रही है। यह लो तावीज, जरा ठहरो, मैं इस पर गंगा जल छिड़क देता हूं। पंडित जी ने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए बोतल में से पानी के कुछ छींटे तावीज पर फेंके और फिर उसे रवि के बाएं बाजू पर बांध दिया। जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रवि ने जेब से 1100 रुपए निकालकर पंडित जी के हाथ पर रख दिए। बेटा, 40 दिन के बाद पंडित अवध किशोर का चमत्कार देखना। अच्छा, मुझे अभी एक यजमान के यहाँ जाना है। रवि अपने कमरे का ताला खोल रहा था कि सामने से सुधा की आवाज सुनाई दी। नमस्कार। पंडित जी ने सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था। मंत्र जाप की विधि सीख ली और ताबीज भी बंधवा लाए। कितने दे आए? 1100 रुपए, रवि ने मुस्कुराते हुए बताया। गनीमत है कि 2100 या 3100 रुपए नहीं ऐंठ लिए, सुधा ने मजाकिया लहजे में कहा। अब तो पूरे 40 दिन बाद ही प्रेमिका आपके पीछे पीछे चल रही होगी। खैर, चाय पियेंगे आप? रहने दो, बच्चे बेकार में शक करेंगे। रवि ने सुधा की आंखों में झांका। दोनों ट्यूशन पढ़ने गए हैं, घंटे भर बाद लौटेंगे। उस दिन चाय पीते समय रवि ने महसूस किया कि सुधा उसकी तरफ खींच रही है। उसकी हर अदा में छिपे न्योते को वह साफ साफ समझ रहा था। हफ्ते भर बाद एक दिन रवि शाम को 5 बजे ही अपने कमरे पर लौट आया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सुधा ने बाहर झांका। फिर बाहर सुनसान गली का मुआयना करने के बाद वह तेज कदमों से रवि के कमरे में आ पहुंची। जल्दी से यहां आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो बाद में पी लेंगे, पहले जरा मुंह तो मीठा कराओ, कहते हुए रवि ने सुधा को बाहों में कसते हुए उसके होंठों पर चुंबनों की झड़ी सी लगा दी। अरे अरे, क्या करते हो? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। सुधा ने नाटकीय अंदाज में खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ठीक है, चलो, मैं अभी आता हूं। रवि की बाहों से छूटते ही सुधा अपने कमरे में जा पहुंची। उस दिन चाय पीते समय रवि और सुधा के बीच काफी बातें होती रहीं।
सुधा ने बताया कि उसके माता पिता भी जल्दी ही चल बसे थे। मौसा मौसी ने नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। विधुर पंडित जी ने उन्हीं के गांव के रहने वाले एक जानने वाले के जरिए शराबी मौसा पर अपने रुतबे और दौलत का चारा फेंका। 50,000 रुपए में सौदा तय हुआ और फिर 20 साला सुधा अधेड़ विधुर के पल्ले बांध दी गई। सुधा, अब जल्दी ही तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो, रवि हौले से बोला। क्या कह रहे हो? तुम तो खुद ही अपनी प्रेमिका की समस्या से परेशान हो, मेरे लिए तुम क्या कर पाओगे? मेरी बात गौर से सुनो। पंडित जी के तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला नहीं। ये सब तांत्रिकों के ठगी के तरीके मात्र हैं। अंधविश्वासी, आलसी और टोने टोटकों के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही आसानी से इनके शिकार होते हैं। मैंने तुम्हारे नजदीक आने के लिए ही पंडित जी के साथ एक चाल चली है। वे या बच्चे किसी तरह का शक न करें, इसलिए उनसे मेल जोल बढ़ाने के लिए तुम्हारी खातिर 1,100 रुपए देने पड़े। सुनो, इस तरह बात करते हुए हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। जल्दी ही मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, तुम भी चिट्ठी द्वारा ही जवाब देना। कहते हुए रवि अपने कमरे की ओर चल दिया। हालांकि रवि को जरा भी भरोसा नहीं था, पर फिर भी वह हर रोज मधु के नाम की एक माला का जाप जरूर करता था कि शायद इस बार पंडित जी का वशीकरण मंत्र कुछ काम कर जाए। 20 से 22 दिन बाद जब वह नूरा बस्ती में मधु का दीदार करने पहुंचा तो एक परिचित ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो दोस्त, कहां भटक रहे हो? चिड़िया तो फुर्र हो गई, तुम्हारी मधु तो पिछले हफ्ते ही ब्याह रचाकर विदा हो गई। सच कह रहे हो तुम? रवि के दिल को धक्का लगा। अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उसके घर वालों से जाकर पूछ लो, उस आदमी ने कहा। अब थके हारे कदमों से उस गली से लौटने के अलावा रवि के पास कोई चारा ही न था। एक दिन पंडित जी ने सुबह सुबह रवि का दरवाजा खटखटाया। क्या बात है, आजकल तुम नजर ही नहीं आ रहे? मेरे ख्याल से वशीकरण मंत्र जाप के 40 से 50 दिन तो हो ही गए होंगे। तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई? पंडित जी ने खड़े खड़े ही पूछा। जी हां, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके आशीर्वाद से मधु पूरी तरह मेरे वश में हो गई है। धन्य हैं आप और धन्य है आपका वशीकरण मंत्र। बहुत अच्छे, कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। उसी दिन शाम को जब बच्चे ट्यूशन से लौटे तो सुधा को घर में न पाकर उन्होंने पंडित जी को फोन किया। वह फौरन ही घर आ पहुंचे। उन्होंने सामने देखा कि रवि के कमरे के बाहर भी ताला लगा हुआ था। 4 से 5 पड़ोसियों से पूछा, पर सभी ने न में सिर हिला दिया। फिर एक वकील दोस्त को साथ लेकर नजदीकी थाने में पत्नी सुधा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और रवि की गैर मौजूदगी के कारण पत्नी के संग उसकी मिली भगत का शक भी जाहिर किया। तकरीबन 1 हफ्ते तक जगह जगह पूछताछ करने और ठोकरें खाने के बाद पंडित जी का शक पक्का हो गया कि रवि ही सुधा को भगाकर ले गया है। इसी सिलसिले में पंडित जी अपने साथ वाले दफ्तर के बंगाली तांत्रिक से बातचीत कर रहे थे तो उसने हंसते हुए कहा, पंडिता जी, आप खुद को ज्योतिष शास्त्र का माहिर कहते हो, क्या कभी आपने अपनी पत्नी का भविष्यफल नहीं देखा? उसकी हस्तरेखाएं नहीं देखी कि वह किस शुभ घड़ी में, किस दिन, किस आशिक के संग भागने जा रही है? चुप भी रहो यार, क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? पंडित जी गुस्से से बोले। तुमने उस नौजवान का क्या नाम बताया था जिसके साथ उसने भागने? रवि, तुमने जो उसे वशीकरण मंत्र दिया था, लगता है उसने उसका जाप अपनी प्रेमिका का नाम लेकर नहीं, तुम्हारी पत्नी सुधा का नाम लेकर किया होगा। बंगाली तांत्रिक ने ठहाका लगाया तो पंडित जी आगबूला होते हुए बोले, तुम्हारी ठग विद्या से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। जबान संभाल कर बोलो, इस हमाम में हम सभी नंगे हैं।